नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी फिर से हाजिर है। योर मनी में हम बचत और निवेश के हर पहलू को आपके हिसाब से समझेंगे। चाहे घर खरीदना हो या कार, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी और रिटायरमेंट तक की पूरी प्लानिंग में योर मनी करेगा आपकी मदद। कितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं, कितना गोल्ड और कितना फिक्स डिपॉजिट करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या फिर बात हो टर्म इंश्योरेंस की, कहां से करें प्लान, कितने का प्लान करें, ये तमाम पहलू पर हम करते हैं बातचीत। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह प्लानिंग करें, तो आपके सभी लक्ष्यों के लिए योर मनी आपको हर कदम पर मदद करता है, आया है और आगे भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज और रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है इस खास शो में। और आप दोनों ही योर मनी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। एक ऐसा शो जिसने ना सिर्फ जागरूकता बढ़ाई बल्कि व्यूअर्स की मदद भी की फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने में और साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो पहले तो मिस्टर रुंगटा आपसे यही पूछना चाहेंगे, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से, कोविड जैसी सिचुएशन की वजह से हम योर मनी को हमने 2 साल हम व्यूअर्स के सामने नहीं लेकर आए, अब वापस से इस शो को लेकर आ रहे हैं। आपने मिस किया कि नहीं किया योर मनी को? वेल दीपाली, आपने सही कहा। इनफैक्ट मैं इस शो से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। आई थिंक 2009 या 10 में ये शो शुरू हुआ था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अपने ये पर्सनल फाइनेंस का पहला शो था जो एक्चुअली व्यूअर्स की क्वेरीज लेता था और एक्चुअली लाइव हम इसे सॉल्व करते थे। तो यस, बहुत समय से मैं इस शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत पुरानी यादें भी हैं इस शो के साथ में। और अगर 2 साल तक हम नहीं आए थे पब्लिक के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने, तो यस, अभी ये मौका है कि हम पूरी फुल स्टीम से हम वापस आएंगे और ये जो भी सारे दर्शकों की दुविधाएं हैं पर्सनल फाइनेंस लेते हुए उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो यस, मिस बहुत किया बट आई थिंक नेवर टू लेट। बिल्कुल। मिस्टर अजीज, मिस्टर रुंगटा की तरह आपका एसोसिएशन भी योर मनी से काफी पुराना है और व्यूअर्स तो आप दोनों की एडवाइस हो या फिर आपको सुनना पसंद करते ही थे, लेकिन आपने मिस किया व्यूअर्स को या फिर नहीं पिछले 2 सालों में? दीपाली जी, बहुत मिस किया। ये एसोसिएशन जो है ऑलमोस्ट डेकेड ओल्ड एसोसिएशन था, बहुत मिस किया क्योंकि व्यूअर शो था। इसमें बहुत पॉइंटेड एडवाइस दी जाती थी, एसेट्स क्लास की व्यूज से लेके, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके, इंश्योरेंस से लेके, तो पूरी गैमेट को कवर करता था शो ये। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट्स री अवतार एंड री बिगिनिंग बिकॉज इतनी पॉइंटेड एडवाइस देने का एकमात्र पर्सनल फाइनेंस शो वापस शुरू हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ very heartening thing and I'm very excited. बिल्कुल, और यही कारण है कि हम ये शो वापस अपने व्यूअर्स के लिए लेकर हमारे व्यूअर्स से मुलाकात होगी, ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, फेसबुक, ट्विटर के पर भी, लेकिन लाइव CNBC आवाज पर आप ये शो देखेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे आपकी हर तरीके की समस्या सुलझाने में। आपको पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर सलाह लेनी है, हमारे एक्सपर्ट्स और हमारा ये शो आपकी करेगा मदद। लेकिन एक चीज और है मिस्टर रुंगटा, पिछले 2 सालों में अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज देखें तो एक चीज तो क्लियर है कि ये इंडस्ट्री लगातार सिर्फ बढ़ने की ओर ही है। इनफैक्ट मिस्टर अजीज से कुछ देर पहले मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उन्होंने मुझे यही बताया कि 1964 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई, उसके बाद 2003 में जो इसका साइज होता था वो 1 लाख करोड़ का था और अब जो साइज है वो 37 लाख करोड़ का हो गया है। अभी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अंडर पेनिट्रेटेड है, उसके बावजूद भी इतना मल्टीफोल्ड गेन। तो इस हिसाब से तो लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, दूर नहीं रहना चाहिए इस इंडस्ट्री से। वेल इनफैक्ट दीपाली, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर आपको इक्विटी या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में एक्सपोजर लेना है, डेट हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो, गिल्ट मार्केट हो, इसमें आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस के तहत अगर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड ही एकमात्र जरिया है। तो यस, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है और लोगों में जो अभी जागरूकता बढ़ गई है वो ये जानने लग गए और ये समझने लग गए कि ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट या कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा कोई आपको माध्यम चाहिए जिसके तहत आप इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न मिले और हर एक रिस्क प्रोफाइल के लिए प्रोडक्ट है, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है,
आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, हर तरह के कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, आपको इक्विटी 5% चाहिए या आपको इक्विटी 100% चाहिए, डेट कितना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसा चाहिए, आपको क्रेडिट रिस्क कितना होना चाहिए, हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर एक इन्वेस्टर के सामने ऑप्शन बनता है कि उन्हें पैसे जमा करने हैं विद गुड रेगुलेशन, विथ लिक्विडिटी, विथ प्रॉपर डिस्क्लोजर, तो म्यूचुअल फंड एक माध्यम रास्ता बनता है जिसमें सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो यस, अभी भी हम अंडर पेनिट्रेटेड हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है और जो स्कोप है, पोटेंशियल है, वो बड़ा है। 11,000 करोड़ करीबन एसआईपी के जरिए आता है हर महीने का। तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है कि आगे जाते हुए लोग अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, जो अपने गोल्स हैं, उसे अगर पूरा करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए डेफिनेटली कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। पोर्टफोलियो पर हम आगे चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में अगर आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत करनी है, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है, तो तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मिस्टर अजीज, पिछले आपने तो इनफैक्ट मुझे 1964 से लेकर अब तक के आंकड़े बताए। मैं तो सिर्फ अगर पिछले 12 महीने की बात करूं तो हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नेट इनफ्लो देखा। पहले तो ये बताइए, आप इस इंडस्ट्री को कहां जाते हुए देख रहे हैं। दीपाली जी, आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड जी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जैसे हर्ष जी ने कहा कि ये बहुत सारे एसेट क्लास को, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को पूरा करने की क्षमता रखती है। तो मेरा ये अंदाजा है कि अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ मतलब इन द सेंस 1 करोड़ पे पहुंचने की बहुत अच्छी उम्मीद है। जैसे हर्ष जी ने कहा कि 11,000 करोड़ की एसआईपी हर मंथ आती है। यही आंकड़ा 10 साल पहले अगर देखा जाए तो वो 600 करोड़ रुपया पर मंथ आता था। अगर 600 करोड़ रुपया 11,000 करोड़ रुपया 10 सालों में हो सकता है, तो अगले 5 सालों में हमारा ये अंदाजा है कि 25,000 करोड़ की मंथली एसआईपी की बुक हो जाएगी इस इंडस्ट्री की। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये एमएफ इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह से कंसोलिडेट भी हुई है और बहुत अच्छी रेगुलेशन है, क्योंकि रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म बहुत रोबस्ट है। तो इसकी जो विश्वास की जो संभावना है रिटेल इन्वेस्टर की, वो काफी बढ़ सकती है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेल रेगुलेटेड, सबको हेल्प करता है और आई थिंक 1 करोड़ डेफिनेटली अगले 10 साल में पहुंचने की क्षमता रखती है इंडस्ट्री। एंड आई एम श्योर योर मनी नए निवेशकों को और ऐड करेगा जैसे ही करता आया। बिल्कुल। तो जब पोटेंशियल इतना ह्यूज है, जब इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर आप दूर क्यों रहे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर अब तक आप दूर हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, तो शुरुआत कहां से करनी है। हम म्यूचुअल फंड्स पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मिस्टर रुंगटा, अगर कोई बिगनर है, कोई फ्रेशर है, जिसने इनफैक्ट सोचा भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इनफैक्ट अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं तो मैं भी कई लोगों से ऐसे मिलती हूं जो कि बहुत अनअवेयर है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। कई सारे रीजंस उसके हालांकि हो सकते हैं। तो ये बताइए बेसिक्स क्या होने चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए अगर कोई एक बिगनर है, चाहता है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी। सुबह दीपाली, आप फाइनेंशियल प्लानिंग जो टर्म यूज कर रहे हैं हम, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, आपके इंश्योरेंसेज उसमें आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है। आपकी एस्टेट प्लानिंग आती है, विल्स बनाना भी उसी में आता है। तो अगर हम एक प्रोफाइल को समझे, मान लीजिए एक कोई इंसान है जिन्होंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की है, पहला सैलरी उन्हें आया है, तो इनफैक्ट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जो आदत है उसी सैलरी से शुरू करनी चाहिए, जो आपका पहला चेक आपके हाथ में आया। तो और किसी ने अभी तक नहीं किया, तो मान लीजिए जब आप इस बारे में जानते हैं, जब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाता है, तब से आप शुरू करें तो वो बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो आपको सोचना क्या है, अगर आपकी पहली सैलरी आ रही है तो आपको सोचना क्या है, आपका टीडीएस किस तरह से कट रहा है, आपकी सैलरी में से आपका टैक्स कट के आपके हाथ में आता है। उसी तरह आप ये सोचिए कि आपकी सैलरी में से 10 से 20% जो अमाउंट है वो कट के आपको आ रही है, और आप 10 to 20% आपकी इनकम का आप अगर पहली सैलरी से सेव करने लगते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है। आप आगे जाते हुए कंपाउंडिंग का बेनिफिट इतना ज्यादा ले सकते हैं, और एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट बनती है आपके कि आप फर्स्ट सैलरी से आपने सेव करना शुरू किया। अब ये 10 या 20% आप कहां लगाएंगे, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो इक्विटी होगा, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो डेट होगा, मीडियम टर्म है तो शायद कोई हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा।
आपको इंश्योरेंसेस अपनी जगह पे करनी है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत जरूरी है कि आप खुद का एक मेडिक्लेम पॉलिसी लें। आपके एम्प्लॉयर आपको इंश्योर करते होंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी खुद की पॉलिसी भी लें, इंडिपेंडेंट ऑफ योर एनी एम्प्लॉयर। आपके अगर कोई डिपेंडेंट्स हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना होगा, ताकि आपकी इनकम पे जो निर्भर है, अगर आप नहीं रहे तो उनको एक फाइनेंशियल कंटिन्यूटी मिले। आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में सोचना है, अगर कोई कारण से डिसेबल हो जाता है कमाता हुआ इंसान, तो इनकम में जो लॉस होता है वो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, आपका एक्सीडेंट इलनेस की वजह से हो सकता है। तो जहां भी आप सोचें, आज आपकी फर्स्ट सैलरी हो या आप 10 साल काम कर चुके हो लेकिन अभी आपके मन में आया है, शुरुआत वहीं से करें जब से आपको ज्ञान हो जाता है। जान के नहीं करना वो डिले कहते हैं, अगर पता ही नहीं था तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी शुरुआत के तरीके होंगे कि आप डिसाइड करें कितना आपको जमा करना है, कितने वक्त के लिए जमा करना है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, तब आप फिर जाके प्रोडक्ट चूज करें। अक्सर एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा दीपाली, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो शुरू करते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट बताएं जिसमें हम पैसे लगाएं। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, आपको ये देखना है कि आपकी जरूरतें क्या है और फिर प्रोडक्ट को चूज करने के लिए निकले। और यही काम है जो योर मनी कोशिश करता है पहले से करने की, कि गोल्स को अलाइन करें पहले और उसके मैचिंग के प्रोडक्ट्स ढूंढें, ना कि अदर वे राउंड। बिल्कुल, मकसद योर मनी का यही है जो मिस्टर रुंगटा ने कहा, क्योंकि जो पर्सनल फाइनेंस होता है या जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो कई सारी चीजों पर डिपेंडेंट होती है। आपका एज ग्रुप कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके गोल्स क्या हैं, क्या होराइजन आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन मिस्टर अजीज, हालांकि मिस्टर रुंगटा ने काफी अच्छे एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर कोई सपोज कीजिए किसी की जॉब लगी है, वो उसमें से एक छोटा सा चंक सिर्फ सेव कर पा रहा है, या फिर उसने एक गोल ये बनाया कि अब मैं एटलीस्ट इतना अमाउंट, छोटा सा अमाउंट सेव कर सकता हूं या ये मेरे खर्चों में नहीं आएगा, तो उसको सबसे पहली चीज क्या करनी है? इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस लेना है, पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पहला कदम तो ऑफ कोर्स रिस्क मिटिगेट करना होता है। अगर आप एक कमाने वाला युवा हैं और आप पे डिपेंडेंट्स हैं तो आपको पहले तो अपनी टर्म इंश्योरेंस के लिए थोड़े से पैसे साइड में रखने हैं, क्योंकि जब रिस्क मिटिगेट हो जाती है फिर जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की राह पे चल पड़ते हैं। सो पहले होगा टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होगा हेल्थ इंश्योरेंस। आज की जो महंगाई हो रही है मेडिकल खर्चों पे, स्पेशली कोविड के बाद ये एहसास हो गया है लोगों को कि हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें महंगाई बहुत ज्यादा है। वो सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की क्रिएशन, उसके लिए अपने गोल्स को स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गोल स्थापित हो जाते हैं तो फिर एक दिशा सही से पता लग जाती है। अगर आपके गोल्स अगर आप नहीं लिख पाते, आपके जो लक्ष्य हैं अगर आप क्लियरली नहीं लिखते हैं, तो इट इज लाइक सेलिंग विदाउट अ कॉम्पास। आप शिप में निकल चुके हैं और आपको दिशा पता नहीं है। सो इसीलिए तीसरा स्टेप होगा कि गोल्स आधारित करें और गोल्स के हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और मायूस ना हो, अगर आपके पास 500 रुपए भी पर मंथ है तो म्यूचुअल फंड जैसा प्लेटफॉर्म आपको वेलकम करता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे तजुर्बा बढ़ेगा, वैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, तब आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करके और अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करना जरूरी है। अगर आप उसी दुविधा में रह जाएंगे कि शुरुआत करूं या ना करूं, तो पहला फाउंडेशन का स्टोन नहीं होगा। तो पहले श्री गणेश करना जरूरी है इन्वेस्टमेंट का, फिर आगे डेवलप होता जाएगा प्लान। ये 3 स्टेप्स होंगे दीपाली जी। बिल्कुल, इनफैक्ट जो बात मैं खुलकर नहीं कह पाई वो मिस्टर अजीज ने मेंशन की कि अगर आप सिर्फ 500 रुपए भी बचा पाते हैं अपनी सैलरी से तो उसको भी इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, पोर्टफोलियो का यहां पर जिक्र किया मिस्टर अजीज ने, तो मिस्टर रुंगटा ये बताइए, ये तो हम सुनते आए हैं कि रिस्क मिटिगेट सिर्फ आप इंश्योरेंस लेके ही नहीं करते हैं बल्कि पोर्टफोलियो के साथ भी करते हैं। पोर्टफोलियो ऐसा बनना चाहिए जहां पे आपका रिस्क और जो आपका ज्यादा रिस्क वाले प्रोडक्ट्स हैं या फिर कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ मैनेज रहे। तो आइडियल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एफडीज हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए? कितना रेशियो कहां प्लेस करना चाहिए? वेल देखिए, ये एसेट एलोकेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करना और मान लीजिए हमने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, साल 2 साल जितना हमने इन्वेस्ट किया, मार्केट एक तरफ ऊपर चढ़ते गया है, तो हम क्या करते हैं और पैसे इक्विटी में ही लगा देते हैं और फिर वापस और ऊपर मार्केट जाता है तो हम एक डेट में से निकाल के इक्विटी में पैसे लगाते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो गलत है, क्योंकि मार्केट जब करेक्ट करेगा, जब वापस नीचे की तरफ आएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका एक ही एसेट क्लास में कितना है।
सो आइडियली क्या कहते हैं कि आपको अपना रिस्क मिटिगेट करना है इन्वेस्टमेंट लेवल पे भी। तो आपका एक पोर्शन होगा इक्विटी में, एक पोर्शन होगा डेट में, और एक पोर्शन आपका हो सकता है प्रेशियस मेटल्स, जो गोल्ड वगैरह आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। सो एक आइडियल मिक्स कुछ नहीं होता, लेकिन एक अंदाजा हम दे सकते हैं। एक थंब रूल्स की जो बात करते हैं, आइडियल मिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरतें अलग होती है, तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज बनता है ऐसे आपका पोर्टफोलियो। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कस्टमाइजेशन अगर हम पूछें कि कितना होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, जितनी आपकी उम्र है उतना आपका डेट में होना चाहिए। तो मान लीजिए आप 30 साल के हैं, तो 30% आपका एलोकेशन डेट में होना चाहिए। डेट मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया, पीएफ हो गया, जी। तो यहाँ पर आइडियली तो जो पोर्टफोलियो जो मिस्टर रुंगटा यहाँ पर बता रहे हैं वो यही कि जो पोर्टफोलियो क्रिएशन होना चाहिए उसमें हालांकि आपका टाइम होराइजन, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपके गोल्स काफी हद तक डिपेंड करते हैं। बट हाँ, इक्विटी के लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही रूट हो सकता है। इंश्योरेंस लेने के बाद फिर चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप थोड़ा सा हिस्सा गोल्ड का भी रख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस तेजी से ग्रो हो रही है, जैसे कि मिस्टर अजीज ने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, अब इतनी सारी फंड्स हैं तो कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो राइट म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है, किन बातों का ख्याल आपको रखना है म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त, उस पर हम करेंगे चर्चा। अभी एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज अजीज और हर्षवर्धन रुंगटा, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बिगनर हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो क्या तैयारी आपको करनी है, क्या बेसिक समझ आपको होनी जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स की हमने बात की, लेकिन मिस्टर अजीज इतनी लंबी लिस्ट है म्यूचुअल फंड्स की कि कंफ्यूजन होना बहुत वाजिब है। बहुत सारे हाउसेज हैं जिनके फंड्स हैं, उनके भी जो नंबर ऑफ फंड्स की लिस्ट है वो भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ ही रही है। तो फिर चुनाव कैसे करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। मिस्टर अजीज, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। सॉरी दीपाली जी, आई थिंक म्यूट रह गया था। सो आई थिंक आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं दीपाली जी। ऑलमोस्ट 500 इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स तो ऑलमोस्ट 2,500 या 3,000 फंड्स हैं। तो इसमें से एक निवेशक को 4 या 5 स्कीम्स चुननी है, बहुत कठिन है। तो इसीलिए आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि रिटेल निवेशक सही स्कीम्स चुने। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि यार ग्रोथ ऑप्शन लें या डिविडेंड ऑप्शन लें। फिर डिविडेंड में भी री इन्वेस्टमेंट लें या पे आउट लें, तो काफी लार्ज गैमेट है। सो पॉइंट 1, आपको अगर स्कीम्स चुननी है तो ऑफ कोर्स योर मनी एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी एनालिसिस के बाद स्कीम्स की लिस्ट देते हैं, और वो स्कीम्स की जो लिस्ट होती है वो वेल रिसर्च्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आनंद राठी की बात करें तो हम वो 500 स्कीमों में से जो 3 साल क्रॉस कर चुकी है उसमें बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, उनकी टारगेट एनएवीज फाइंड आउट करते हैं, उनकी फ्यूचर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, उनके फंड मैनेजर से मिलते हैं और उनकी बारीकी से समझ लेते हैं कितने सही निर्णय लेता है फंड मैनेजर, कितने गलत। उसके आधार पे हमने इस साल फॉर एग्जांपल 11 स्कीम्स चुने हैं 500 अवेलेबल इक्विटी स्कीम से। तो डीपर रिसर्च इज पॉसिबल by different advisors, and उसको कंसोलिडेट करके योर मनी एक रिटेल निवेशक के पास आसानी से लाता है, और उस आधार पे अगर आप स्कीम चुन के खरीदते हैं तो आई थिंक गलत जाने की संभावना काफी घट जाती है। और मिस्टर अजीज, क्योंकि हम योर मनी का वेलकम बैक कर रहे हैं, तो ऐसा हो आपसे हम पूछे ना कि कौन से फंड्स हो सकते हैं, कौन से बेस्ट फंड्स आपको अभी लग रहे हैं, तो कुछ सजेस्ट कीजिए प्लीज। यस दीपाली जी, मैं 5 स्कीम्स रेकमेंड कर देता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज की। लार्ज कैप कैटेगरी में फ्रैंकलिन ब्लू चिप, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग, कॉन्ट्रा कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा, एंड लास्टली अगर आप फोकस्ड कैटेगरी देखें तो एसबीआई फोकस्ड या आईसीआईसीआई फोकस्ड। ये 5 स्कीम्स का अगर कोई पोर्टफोलियो बनाता है तो 55% बड़ी कंपनियों में लगता है, 30% मिड मध्यम वर्ग की कंपनियों में लगता है, और जो बचा 12-13% है वो स्मॉल कंपनीज में लगता है।
तो ये पोर्टफोलियो 5 स्कीम्स का एक निवेशक अगर इस साल के लिए क्रिएट करते हैं और तो 2 साल 3 साल की रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी और सही राह पे चल पड़ेंगे इक्विटी एलोकेशन के लिए। आपको 5 नाम यहां पर सजेस्ट किए हैं मिस्टर अजीज ने। कम से कम 3 साल का व्यू लेकर चलिए। अब तक नहीं खरीदे हैं म्यूचुअल फंड तो अब शुरुआत कीजिए, ज्यादा नहीं तो 500 रुपए से शुरुआत कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। मिस्टर रुंगटा, आपसे भी यही सवाल होगा, बेसिक्स क्या होने चाहिए वो तो हमें समझ में आया, पहले टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगेन म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा कितने समय के लिए डाल रहे हैं उस हिसाब से यूजुअली हम फंड्स का चुनाव करते हैं, बट आपके हिसाब से अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं या 6,000 रुपए हैं, 3 फंड्स के साथ उसको स्टार्ट करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट, कौन से वो 3 फंड्स होने चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप 3 फंड्स की बातें कर रहे हैं तो एलोकेशन वाइज मैं बताऊंगा कि आपका करीब और शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टर प्रोफाइल भी समझना है। तो हम सजेस्ट करेंगे करीबन 50% जो आपका एलोकेशन है वो आप लार्ज कैप्स में करें। कारण ये है कि आपको देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसका आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपका जो एलोकेशन है वो एक कोर एलोकेशन इज लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज ऑफ द कंट्री। तो 50% आप लार्ज कैप में करें और लार्ज कैप में आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो पैसिव इंडेक्स फंड अगर आप लेते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड है जिसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं, जो 30 सेंसेक्स की कंपनियां उनका एक्सपोजर आपको मिल जाता है। अब बाकी का जो 25% और 25% है वो आप मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिड कैप में भी अगर आप चाहें तो आपके पास एक्टिव और पैसिव दोनों की स्ट्रैटेजी है। एक्टिव फंड में अगर आप देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड एक अच्छा फंड है और अगर पैसिव साइड में जाना चाहें मिड कैप में भी आप पैसिव स्ट्रैटेजी ले सकते हैं तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप इज वन ऑप्शन या यूटीआई फ्लेक्सी कैप। तो ये 3 फंड्स में जब अगर एक्सपोजर लेते हैं आपका प्राइमरी एलोकेशन लार्ज कैप में होगा, बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में भी आपको एक्सपोजर थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और वही स्ट्रैटेजी हमें मिस्टर अजीज से भी मिली है, जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप या फिर कॉन्ट्रा फंड्स के मिक्सचर के साथ आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो कोशिश हमारी इनफैक्ट शो के जरिए भी यही रहेगी, आगे भी जब हर रोज आपसे मुलाकात होगी तो हम आपकी जो तमाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बात हो या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर व्यू हो, वो हम आपको दिलाएंगे। और मिस्टर अजीज हो या मिस्टर रुंगटा, इनसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी क्योंकि वेलकम बैक हो चुका है योर मनी का। शुक्रिया मिस्टर अजीज और मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और बेसिक्स हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। तो इसी के साथ योर मनी में तो यहीं रुक रहे हैं, लेकिन आपको याद दिलाते हर रोज सोमवार से शुक्रवार आपसे मुलाकात होगी ठीक 6:30 बजे। अपने सवाल आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है, वहां भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये ईमेल आईडी है। आज का आवाज योर मनी, यहां पर अपने सवाल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप भेज सकते हैं। तो इसी के साथ योर मनी में तो आज इतना ही। नमस्कार।